जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में भारतीय संविधान चलता है, भारतीय कानून चलता है और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसे में देखा गया है कि कुछ फतवे ऐसे जारी किए जाते हैं, जिन फतवों को सुनकर एक मिनट के लिए आपका भी सर चकरा जाएगा कि यार आखिर ये फतवे क्या भारत में वाकई में जारी होते हैं? और अगर जारी भी होते हैं तो क्या कोई वाकई में उनको मानता है? क्योंकि कुछ फतवे में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि भारतीय कानून के साफ खिलाफ होती हैं, या फिर ऐसी होती हैं जिनको कि आज के समय में मानना कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल समझ में नहीं आता। मतलब कुछ ऐसे ही कारणों के कारण दारुल उलम के कुछ फतवे हैं जो कि चुनाव के ठीक पहले आए हैं, और उन फतवों के कारण वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया और साफ तौर पर उसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन अब देखिए, ऐसा है, आलोचना की अगर बात करें तो आलोचना भी विशेष वर्ग तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो भाई समझना ही पड़ेगा इन चीज़ों को। अब इनको लेकर कई सारे आयोग हैं जो कि काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, तो जानते हैं पूरा क्या मामला है और किन फतवों के ऊपर अब ये जो एक विरोधाभास आया है निकल कर वो आया है। इस्लाम के मक्का कहे जाने वाले सऊदी अरब में सुधार की बयार जारी है। औरतों के अधिकारों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के देवबंद में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एजुकेशन सेंटर दारुल उलूम की वेबसाइट में फतवों की भरमार है। बाकायदा यहाँ पर दारुल इफ्ता नाम का एक विभाग है, जहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं। वैसे तो इन फतवों को लेकर हमेशा हंगामा होता रहता है, लेकिन इस बार बच्चों के अधिकारों को हनन का दारुल उलूम के ऊपर आरोप लगा है। यह आरोप नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मतलब एनसीपीसीआर ने ही लगाया है। तो इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई इंडिविजुअल नाराज हुआ हो, बल्कि एक आयोग पूरा नाराज हो गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आते ही दारुल उलूम चर्चा में आ ही जाता है। पिछले चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी यूपी के ही एक नेता ने पठानकोट में हुए हमले में दारुल उलूम का हाथ होने की बात कह डाली थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी, और अब इनके बाद बाल आयोग ने सीधे दारुल उलूम पर निशाना साध दिया है। दारुल उलूम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मान से भी जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दारुल उलूम की चर्चा का मौसम तय है। हालांकि सीधे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो से जब पूछा गया कि इससे पहले क्या आयोग की नज़र इस वेबसाइट पर नहीं पड़ी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक शिकायत के आधार पर दारुल उलूम की वेबसाइट की पड़ताल हमने करी। हम इसके कंटेंट को देखकर स्तब्ध थे, क्योंकि यहाँ भारतीय कानून को दरकिनार कर ऐसी सामग्री परोसी जा रही थी जो तालिबानी फरमान जैसी लगती है। वे कहते हैं कि पूरी दुनिया में लगातार इस्लाम में सुधार जारी है। सऊदी अरब में तो सुधारों की एक झड़ी सी लगी हुई है, और भारत जैसे लिबरल देश में धार्मिक कानून शरिया को आधार बनाकर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि किन सवालों के जवाब में भारत का बाल आयोग भड़क गया है। जैसे कि एक सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी 14 साल की है, मदरसे में 9वीं क्लास में पढ़ती है, वो आगे आधुनिक एजुकेशन लेना चाहती है, रमज़ान के बाद वो 10वीं में प्रवेश कर जाएगी, वो मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ सारे टीचर्स मेल हैं, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। अब इसके ऊपर जवाब क्या है कि आधुनिक शिक्षा तो ली जा सकती है, लेकिन ऐसी संस्थान से जहाँ मेल टीचर ना हो। गुजरात और अलीगढ़ में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर्दे में लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। मेल टीचर से पढ़ना इस्लाम में हराम है। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि शादी के कार्ड में दुल्हन का नाम वलीमा यानी कि मैरिज सेरेमनी इनविटेशन कार्ड में लिखा होना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। अब ये कैसा सवाल हुआ, मतलब आप ज़रा सोचिए। एक और सवाल ऐसा ही है कि संपत्ति में अधिकार उसका होगा या नहीं। तो उसके जवाब में है कि अनाथालय से गोद लिए बच्चे को वयस्क होने पर माँ बाप से अलग संबंध रखने होंगे। जैसे अगर बच्चा लड़का है तो उसकी माँ को बच्चे के वयस्क होने पर उससे पर्दा करना चाहिए, और संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होगा। ऐसे ही एक सवाल बैंकिंग जॉब को लेकर है, तो उसके ऊपर है कि बैंकिंग जॉब इस्लाम में मतलब इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, इसलिए ऐसे प्रपोजल को स्वीकार बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा ठीक होगा। दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि बैंकिंग तंत्र ब्याज पर आधारित है, और ब्याज इस्लाम में हराम है। ऐसे ही एक सवाल है कि वयस्क लड़की या फिर औरत का लिबास कैसा होना चाहिए, तो इसके जवाब में कहा गया है कि इस्लाम में पर्दे की बड़ी अहमियत है। कपड़े ढीले होने चाहिए, चुस्त बिल्कुल भी नहीं। एडल्ट लड़की या फिर औरत के उभार नहीं जाहिर होने चाहिए। वे ऐसे कपड़े पहने जिससे उनकी तरफ कोई भी गैर मर्द नजर ना डाले। दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी से जब बाल आयोग द्वारा उठाए गए सवालों पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। अगर भारत सरकार और यूपी पुलिस का आयोग ने चिट्ठी लिखी है तो ये उनकी मर्जी है। पहले हमें कुछ नोटिस आए, उसके बाद ही हम कुछ जवाब देंगे। लेकिन ये आरोप तो हमेशा आप पर लगते रहते हैं कि भाई भारत जैसे लिबरल देश में धर्म के आधार पर अपना समानांतर कानून चलाते हैं। बड़ी बेबाकी से उन्होंने इसका जवाब दिया तो सरकार दारुल उलूम बंद करवा दे। देखिए, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धार्मिक आधार पर सबको इंडिपेंडेंस दी गई है, और हम केवल लोगों को ये बताते हैं कि जो इस्लाम में लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो भी अगर लोग पूछते हैं तो। आगे वो कहते हैं कि फतवों को लेकर लगातार भ्रम फैलाया गया है। फतवे कोई ऐसा फरमान नहीं है जो एक तरफ से जारी कर देते हैं और ना मानने वाले को अपने समुदाय से निष्कासित कर देते हैं या फिर सजा देते हैं। आयोग का तर्क है कि ये वेबसाइट संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का लगातार उल्लंघन करती है।
बच्चों की सुरक्षा और बराबरी संबंधित कई कानूनों का सीधा उल्लंघन इस वेबसाइट में दर्ज सवालों के जरिए राइट टू एजुकेशन, एडॉप्शन लॉ और संपत्ति के अधिकारों को सीमित करती है। जेंडर जस्टिस के सीधे खिलाफ है। कानून के समक्ष समता के अधिकार धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई फतवों के ऊपर ये चुनाव के टाइम ही क्यों सवाल खड़े होते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून कहते हैं कि बहुत सारी भ्रामक जानकारियां सदियों से फैलाई जा रही हैं, समय समय पर उनमें सुधार भी हो रहा है। दरअसल हमारे पास एक शिकायत आई थी और शिकायत करने वाला हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम ही है। हम उनका नाम नहीं बता सकते। उसने इस वेबसाइट द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी थी। हमने सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत इस शिकायत के आधार पर वेबसाइट की जांच की और आरोप सही पाया। जब हमें पता चला तब हमने जांच की मांग करी। वो आगे कहते हैं कि देश में एक संविधान है, देश के हर नागरिक को उसी संविधान के अनुसार चलना है। कानून भी एक है और दारुल उलम भारत का ही एक हिस्सा है। जहां भारत का कानून लागू होता है, ऐसे में जेंडर बायस्ड और संपत्ति के बंटवारे के अधिकार के कानून के खिलाफ भला ऐसे कैसे कोई संस्थान खुलेआम वेबसाइट पर कंटेंट परोस सकती है। हमने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से अनुरोध किया है कि इस पर रोक लगे और आईटी नियम के तहत जांच भी हो। अब ये बात थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि सऊदी अरब में औरतों को 2011 में मतदान का अधिकार मिला, इसे एक बड़ा सोशल रिफॉर्म माना गया। लेकिन इसके बाद तो 2016 में औरतों को ड्राइव करने का अधिकार मिला, अकेले मक्का यानी तीर्थ स्थान पर जाने का अधिकार मिला। इसके बाद लिटरेचर में सेंसरशिप की भी कमी करी गई। अभी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। यहाँ केवल सभी धर्मों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है ताकि यहाँ के लोग सभी धर्मों को समझ सके। संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2021 में अपने यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपने धर्म के मुताबिक शादी विवाह करने के कानून का अधिकार दिया। इससे पहले मुस्लिम या फिर गैर मुस्लिम सभी को शादी तलाक शरिया लॉ के मुताबिक करनी पड़ती थी। इससे पहले शादी से पहले शारीरिक संबंध को अपराध मुक्त किया गया था। इसके अलावा जॉर्डन समेत कई और इस्लामिक कंट्रीज लगातार सुधार की तरफ जा रही हैं। ऐसे में भारत जैसे उदारवादी देश में दारुल उलूम के ये फतवे सुधार की तरफ बढ़ते इस्लामिक वर्ल्ड से अलग नजर आते हैं। और फिर आखिर इन चीज़ों को लेकर जो एक मानसिकता लोगों के बीच में क्रिएट की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर आप फतवे जारी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई हम ये किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये आप अपनी ही बात में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप किसी के ऊपर थोप नहीं रहे तो फिर इन बातों को बोलने का आखिर सेंस ही क्या है। और अगर किसी बात को बोलने का कोई सेंस नहीं है तो उन फतवों को जारी करने का भी कोई सेंस नहीं है। खैर, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी उलझी हुई नज़र आती हैं, काफ़ी ज़्यादा विकृत भी नज़र आती हैं एट अ पॉइंट। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को लेकर जो बातचीत शुरू हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, चुनाव के बाद भी अगर जारी रहे तो इनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। वरना चुनावी मौसम में इस प्रकार की बातचीत कई बार देखी जा चुकी है और चुनाव खत्म होते ही ये बातें भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग। तो अब देखना होगा कि एनसीपीसीआर ने जिस कंप्लेंट के ऊपर ये जांच शुरू करी है उसके ऊपर वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या फिर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।